मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। मैं हूं चारू शर्मा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बेहद खास शख्सियत जिन्होंने अपने हौसलों से ये कर दिखाया कि हाँ, उड़ान हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ रिदम कटारिया की, ऑल इंडिया रैंक 370 यूपीएससी सीएसई। बहुत बहुत स्वागत है रिदम आपका हमारे स्टूडियो में। Thank you to the whole Doordarshan family and thank you for inviting me. I am very privileged कि मैं यहाँ आज आ पाया और मैं अपना मैसेज दे पाऊँगा जो देश के युवा हैं उनके साथ। तो रिदम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो नाम है ये इतना खास है, इसका मतलब क्या होता है? रिदम किसने रखा था आपका नाम सबसे पहले? बिल्कुल, मेरे नाम का मतलब है लय या कंटिन्यूटी और मेरी मदर को मेरे नाम का क्रेडिट जाता है। बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखती हैं वो और इस वजह से शायद मेरा नाम भी रिदम पड़ा। और आपको लय लग गई एक ऐसी चीज़ की जो शायद बहुत ही मुश्किल है और जिसके बारे में लोग ख्वाब में भी सोच नहीं पाते। अगर सोचते भी हैं तो उसके बाद यहाँ तक पहुँचना मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे आपने सोचा कि यूपीएससी करना है और क्यों करना है? कौन सा वो एक इच्छा का बीज था जो बो दिया गया आपके मन में और आपने सोचा कि नहीं, अब सिर्फ ये एक डायरेक्शन है जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए? आई थिंक यूपीएससी करने के पीछे बहुत सारे कारण थे, एक ही नहीं। क्योंकि मेरी मदर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक टीचर हैं, तो उनसे हमेशा प्रेरणा मिली कि आप यूपीएससी कीजिए और अपनी जो भी सर्विस हो उससे देश विकास में योगदान दीजिए। तो आई थिंक सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है मुझे जिससे कि मैं देश विकास में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी और अपना योगदान दे पाऊँ। दूसरी वजह ये भी थी क्योंकि एक मैं लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से। तो वहाँ पे भी जो माहौल था हमेशा पब्लिक सर्विसेज के रिगार्डिंग और पब्लिक सर्विसेज को वैल्यू करने वाले लोग मुझे मिले और सीनियर्स की गाइडेंस रही और भी टीचर्स, प्रोफेसर्स, हर जगह से मुझे गाइडेंस यही मिली कि आप पब्लिक सर्विसेज में जाके अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए क्योंकि आप एक फिट पर्सनैलिटी हो पब्लिक सर्विस चुनने के लिए और सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए। जी, तो एनएलयू से लॉ करने के बाद अपने आप में इतना बड़ा डाइविएशन देना अपने करियर को, ये कहाँ तक आपको सही लगा कि हाँ, ये वो सही समय है जब मैं अपने करियर में एक मोड़ दे सकता हूँ? और जब आपका बैकग्राउंड लॉ का हो तो अपने आप में यूपीएससी चुनना ये बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ से वो एक सोच आई आपके अंदर कि लॉ के बाद अब यूपीएससी करना है? बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे सही कहा कि मैं एक एनएलयू लखनऊ जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है भारत की, उससे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो उसी के बाद मैं फुल सेट था, जिसे कहते हैं कि आप बढ़िया सी एक लॉ फर्म में जॉब कीजिए, मल्टी अमाउंट का पैकेज लीजिए और एक कंफर्टेबल लाइफ जिए। बट प्रिपरेशन फेज का मुझे जो जिस तरह से बोलते हैं चस्का जिसे बोलते हैं वो लगा आफ्टर आई ग्रेजुएटेड। एंड जब मैं अपने सीनियर्स को देखता था जो प्रिपरेशन कर रहे थे, और मेरी मदर जैसे मैंने बताया एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हमेशा, क्योंकि सिविल सर्वेंट वो भी एक पब्लिक सर्वेंट हैं। तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि आप नहीं, आप जॉब तो कभी भी कर सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं और, बट पब्लिक सर्विस करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है और इस तरह से आप योगदान दीजिए तो बेटर कर पाएंगे अपनी लाइफ में भी और सोसाइटी के लिए भी। जी, सोसाइटी के बारे में सोचना आज के युवा के लिए क्या ये बहुत नई बात नहीं है? क्योंकि आज का युवा जो अपने आप में इतना मशरूफ़ है कि उसे शायद ही किसी और चीज़ के लिए समय हो। ऐसे में सब कुछ छोड़कर सोसाइटी के लिए सोचना, ये सोच कहाँ से आपने शुरुआत करी इस सोच की, कि कहाँ से ये सोचा कि नहीं, देश के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है? आप तो अपने आप अपने सक्षम थे कि कुछ भी आप चुन सकते थे। बिल्कुल नहीं, मेरे को लगता है कि सोसाइटी ही है वो प्लेटफॉर्म जो हमें अपने अडोलेसेंस में, एक चाइल्डहुड में या आप कह लें अडल्टहुड में, हर जगह आपको सपोर्ट भी करती हैं और कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स भी देखते हैं जिसमें। तो क्या क्यों नहीं आप एक वो माध्यम बने उस चेंज को लाने का उस सोसाइटी में। और आई थिंक सिविल सर्विसेज से बेटर कोई और मीडियम नहीं हो सकता था मेरे लिए जहाँ सोसाइटी में बदलाव ला सकूँ अपने एक्शंस और अपने योगदान के बाद। तो अगर आपका बैकग्राउंड लॉ का था तो वो कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपने यूपीएससी के दौरान चुने? क्योंकि जब कभी भी बात आती है यूपीएससी की तो आप क्या सब्जेक्ट चुनते हैं, या आपकी क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है? तो क्या सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल चूज़ करे और क्यों? मैंने चूँकि मेरी एजुकेशन लॉ में थी तो मैंने ऑप्शनल भी लॉ ही रखा सिविल सर्विसेज में। और जो जीएस सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल स्टडीज़ के, वो सभी के लिए कॉमन होते हैं। तो चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो या लॉयर हो, उन सबको वो जीएस सब्जेक्ट तो पढ़ना ही होता है। हालांकि ऑप्शनल आपके सबके डिफरेंट होते हैं। तो मैंने लॉ चुना था क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन उसमें थी और मैं कंफर्टेबल भी था लॉ में ज़्यादा।
जी। और इसके अलावा जब यूपीएससी की बात आती है तो हम लोग इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। पहला आ जाता है प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। आपको क्या लगा कि इन तीनों में से सबसे मुश्किल कौन-सा था क्वालीफाई करना और उसके पीछे कारण क्या था? आई थिंक मेरे लिए सबसे मुश्किल था मेंस, क्योंकि ओके। मेंस जो होता है ना, मतलब अगर आप कोई देता है, एस्पिरेंट जानते हैं उस चीज़ को कि मेंस इज़ लाइक अ मैराथन। उसमें आपको लगातार 9 पेपर लिखने पड़ते हैं, एक के बाद एक। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे आप लिख रहे हैं, मतलब दिन में 6 आवर्स आपको लिखना पड़ता है, और ये लगातार आप 5 दिन लिखते हैं। तो मेंस अपने आप में फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। तो वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग फेज़ था। मैंने जो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया वो इंटरव्यू फेज़ था, क्योंकि इंटरव्यू मेरे को लगता है मोर देन आप एक पर्सनालिटी जो प्रेजेंट करते हैं बोर्ड के सामने, वो ज़्यादातर एक मतलब निरीक्षण का जिसे बोलते हैं दौर होता है, जिसमें जी। आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपनी पर्सनालिटी को खुद में, और बहुत नई चीज़ें आपको पता चलती है अपने ही बारे में। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेज़ था मेरे लिए। इंटरव्यू की जब कभी भी बात आती है तो यूपीएससी के इंटरव्यूज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस, इतने सारा फोबिया इसको लेकर आपके दिमाग में आ जाता है कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या ऐसा पूछा जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ कुछ लोग तो जो पहन कर गए होते हैं उनके उस अटायर पे इतने सारे सवाल आ जाते हैं कि आपने किस फैब्रिक का कपड़ा पहना है। तो क्या आपसे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, या फिर आपसे जितने भी सवाल पूछे गए वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही थे? बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल सवाल थे मेरे साथ भी। मेरे साथ मैं हालांकि साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट आई एम एक्टिव इन स्पोर्ट्स। तो ओके। मुझे एक वन ऑफ दी बोर्ड पर्सन्स ने मुझसे ये तक पूछा था कि कौन सा एसिड डेवलप होता है बॉडी में जब आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, या मसल्स में फटीग किस एसिड की वजह से होता है। तो मेरे लिए वो आउट ऑफ द बॉक्स था, क्योंकि ना तो मेरा रिलेशन था साइंस से ज़्यादा, और मतलब इस तरह से मेरा रिलेशन नहीं था। तो आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल होते हैं, बट आपको एक काम माइंड से, एक सरल तरीके से उनका जितना आप जवाब देंगे उतने ही आपको बेटर मार्क्स फेच करेंगे इंटरव्यू में। जी। और क्या इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जो आपकी जीवनी से जुड़े हुए होते हैं कि आपने अपने लाइफ में जो जो मोड़ लिए, जैसे आपने लॉ के बाद यूपीएससी किया, तो क्या आपसे लॉ के बाद यूपीएससी की तरफ आने का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था? बिल्कुल, इंटरव्यू में मेरे को लगता है जो बोर्ड आपसे टेस्ट कर रहा है वो आपकी पर्सनैलिटी ही है। तो जी। पर्सनैलिटी जिसे बोलते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का एक सम टोटल होता है। तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ में हुए हैं, चाहे वो डिफ़िकल्ट हुए हो, अच्छे हुए हैं, या आपने क्या डिसीजंस लिए हैं और क्यों लिए हैं, वो सब चीज़ें एनालाइज होती है। मेरे से तक पूछा गया था कि आपके लाइफ का सबसे स्ट्रगलिंग फेज़ कौन सा था, या फिर एक करेजियस मूव बताइए आपकी लाइफ का जो आपने ओके। किया हो, और मैंने फिर उसका उसी तरह से आंसर दिया जो मेरी लाइफ का था। ओके। तो मतलब कुल मिला के हमें कह सकते हैं कि हाँ, सवाल आउट ऑफ द बॉक्स भी होते हैं, सब्जेक्ट से जुड़े हुए भी होते हैं, लेकिन आपको किस तरीके से आंसर करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग प्रीलिम्स में ही अटक जाते हैं, क्वालिफाई प्रीलिम्स ही नहीं होता, पहली सीढ़ी ही लोगों को इतनी मुश्किल लगती है। तो प्रीलिम्स के आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ, और क्लियर हुआ तो कैसे हुआ? नहीं, हालाँकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्रीलिम्स जो है बहुत ही ट्रिकी फेज़ है, क्योंकि एक ये रिजेक्शन मैकेनिज्म है मोर देन सिलेक्शन। क्योंकि जी। बहुत सारे बच्चे देते हैं और कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और उसी के बाद उन्हीं में रेस होती है मेंस और इंटरव्यू के लिए। जी। तो प्रीलिम्स जो एक फ़िल्टरिंग मैकेनिज्म जिसे कह सकते हैं वो है। तो मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था प्रीलिम्स, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जब मैं एक रैंक सिक्योर कर पाया, और मैं बहुत ओके। फॉर्चुनेट हूँ कि सेकंड अटैम्प्ट में हो पाया। बट हालाँकि हाँ, प्रीलिम्स बहुत ही ट्रिकी फेज़ है, और उसी की प्रिपरेशन जो होती है वो उसी अकॉर्डिंग होती है कि आप कैसे जो अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस होते हैं या अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं उनको आप टैकल कर पाएँ एग्जाम में। वही एक टेस्ट है प्रीलिम्स का। और प्रीलिम्स की जब कभी बात आती है तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करी? कोई ऐसे स्पेशल अखबार पढ़े, किताबें पढ़ी, या कौन सी वो जगह थी जहाँ से कि करंट अफेयर्स हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं? मैम, मेरे को लगता है करंट अफेयर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, प्रीलिम्स में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे जी। इंटरव्यू में हो। क्योंकि करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेगा जो आपने स्टैटिक नॉलेज पढ़ी है उसको ऐड ऑन वैल्यू करने में। तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ न्यूज़पेपर्स का। तो मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत पसंद था शुरू में भी, मैं जब कॉलेज में था तब भी, और मैं जब बिना कॉलेज जब घर पे भी था तब भी मेरे घर में जो अखबार आता था मैं ट्राई करता था कि उसको पढूं। तो वो डेवलप हुआ इंटरेस्ट ग्रेजुअली, और जो 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, तो मैंने उनसे अपनी तैयारी करी और उन्हीं से अपना करंट अफेयर्स को सॉलिड किया। करंट अफेयर्स के अलावा अगर पूरी प्रिपरेशन की मैं बात करूँ यूपीएससी की, तो उसके लिए क्या ज़्यादा सही होता है कि आप किसी कोचिंग से जुड़े, आप कोचिंग के साथ उसकी तैयारी करें, या फिर आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं यूपीएससी के लिए स्पेशली?
मैम मैंने कोचिंग करी थी, हालांकि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि सब लोगों को कोचिंग करने की ज़रूरत पड़े। जी। डिपेंड करता है आपके आर्थिक हालात कैसे हैं, आप कितना सस्टेन कर पाएंगे अपने आप को, बहुत चीज़ें जी। हेल्प करती है और डिसाइड करने में कि आप कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं। कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे आप घर पे बैठ के, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और बिना कोचिंग के हुए हैं, सेल्फ स्टडी के बल पे हुए हैं। तो सबका तरीका अलग हो सकता है, हालांकि लास्ट में सिलेक्शन आप किसी भी तरीके से इंश्योर कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट मतलब ये नहीं है कि आपको कोचिंग ही करनी पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। और जब कभी भी बात आती है मॉक की, तो आप कई सारे मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, और मॉक में जब आप सफल नहीं होते तो कहीं ना कहीं आपका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, आपको आत्मविश्वास की कमी खलने लगती है। तो वो मॉक का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है इस पूरी प्रिपरेशन में? मैम मॉक्स को मेरे को लगता है एक टेस्ट की तरह, प्रैक्टिस टेस्ट की तरह देखना चाहिए, ना जी। कि मोराल डाउन या मोराल बूस्ट करने के लिए। दोनों ही उसके एक फ्लिप साइड कह सकते हैं। तो अगर प्रैक्टिस आप करने के लिए ले रहे हैं, आप टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं क्या पेपर, आप वो चेक कीजिए। उसमें आप ये चेक कीजिए आपका नॉलेज बेस कितना है, क्या लूप होल्स हैं जो आपको प्लग करने हैं। तो वो सारी चीज़ें आप मॉक से टेस्ट कर सकते हैं। मॉक किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे या बुरे आएंगे। मॉक इज़ जस्ट अ मॉक, क्योंकि यूपीएससी आपका वो पेपर इवैल्यूएट नहीं कर रही है, कोई कोचिंग इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं जो कि यूपीएससी स्टैंडर्ड से अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो मॉक के स्कोर्स को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, और ना कि वो रियल है और ना ही वो इन्फ्लेटेड हो, आप वो इंश्योर कीजिए। जी। कोचिंग जब कोई करता है तो सबसे ज़्यादा उसके दिमाग में जो एक चीज़ क्रिएट होती है वो होता है प्रेशर, कि मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा दबाव है कि मैं कोचिंग में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, खुद भी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ होगा नहीं होगा इस बारे में कोई नहीं जानता, और ये राह इतनी मुश्किल है कि चुनना तो आसान है लेकिन उसके बाद इसे पूरी तरह पूरा कर पाना वो बेहद मुश्किल है। तो कोचिंग के साथ जो दबाव आप पर आया वो आपने कैसे हैंडल किया? मैम बिल्कुल सही बात है कि जब आप कोचिंग करते हैं या प्रिपरेशन फेज़ में इन जनरल, दबाव बहुत ज़्यादा होता है, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। क्योंकि आप देखेंगे आपके दोस्त बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स लेके, कोई जी। फॉरेन सेटल हो गया है, कई कुछ और कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं आपको, बट आपको एक सा जिसे कहते हैं फोमो होता है लाइफ में, कि आप क्या करेंगे लाइफ में, क्या आपका निकलेगा यूपीएससी या नहीं, क्योंकि बहुत ही कठिन परीक्षा है, सब जानते हैं इसको। जी। तो मैंने हेल्प ली स्पोर्ट्स की। मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव पर्सन हूँ, मुझे बहुत ओके। पसंद है स्पोर्ट्स खेलना। तो वो एक एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज करता है तो एक मेंटल हेल्प करता है स्ट्रेस रिलीव करने में। तो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मेरे को लगता है बहुत ही हेल्प करता है। या कुछ भी आप हॉबी डेवलप कीजिए, कोई भी हो, चाहे वो डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, या कोई भी आर्टिस्टिक हॉबी हो सकती है आपकी, वो हेल्प करती है आपको उस फेज से स्विच ऑफ करके और अपनी एक अलग दुनिया जो होती है उसमें रहने में। तो क्या ये स्विच करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपके पास या तो कोई हॉबी हो या फिर कोई ऐसा काम हो जो आप अपने दिन भर में उस एक बेसिक रूटीन से हट के कर सके, तो क्या ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इस चीज़ में प्रिपरेशन के दौरान? बिल्कुल, मेरे को लगता है हॉबीज़ जो हैं वो आपके नॉट जस्ट इन द प्रिपरेशन कि आपको स्ट्रेस रिलीव करेंगी, वो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, जो कि आपका इंटरव्यू फेज़ में Yes, चेक होगा। तो correct. अगर आप एक हॉबी रखते हैं अपने साथ और अच्छे से उसको फॉलो करते हैं, तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अच्छी एज मिलेगी, अगर आप हॉबी में परस्यू भी करते हैं और उसमें आप अच्छे पोजीशन पे भी पहुंचते हैं तो। हॉबीज़ का अगर आप कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं प्रिपरेशन के दौरान, और उसकी वजह से उन्हें कई सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और वो बहुत जल्दी गिव अप करने लगते हैं। तो आपने क्या सोशल मीडिया से जुड़ाव रखा, और रखा तो कितना रखा, और नहीं रखा तो वो भी बताइए? बिल्कुल नहीं मैम, मैं कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड नहीं था सोशल मीडिया से कभी भी। ओके। मैंने लिमिटेड यूज़ किया, बट कंस्ट्रक्टिव यूज़ किया उसका। मैंने इस तरह से नहीं कि मैं पूरे दिन रील देख रहा हूँ या किसी और सोशल मीडिया पे अपना मतलब फॉलो कर रहा हूँ चीज़ों को जो कि कंस्ट्रक्टिव नहीं है मेरी प्रेपरेशन को लेके। अगर मैं फॉलो भी कर रहा हूँ तो जनरली उन चीज़ों को फॉलो करता था जो मुझे हेल्प करती है इन जनरल स्ट्रेस रिलीव करने में या प्रेपरेशन करने में। तो सोशल मीडिया भी अगर आप कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करते हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ खराबी है, और आपको हेल्प ही करेगी वो आगे जाके इन योर एग्ज़ाम ऑल्सो। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम प्रिपरेशन करते हैं ना तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ दोस्त ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि कोई नहीं, तू पढ़ाई कर, हम आज नहीं मिल रहे हैं, हम थोड़े दिन बाद मिल लेंगे, हम कुछ महीनों बाद मिल लेंगे, बट अभी तू पढ़ाई कर। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको पिंच करते रहते हैं कि नहीं, तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। तो क्या दोस्ती बहुत ज़्यादा अहम होती है जब आप एक प्रिपरेशन के दौर में होते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है मेरे थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स एक्चुअली
कि उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया जैसे आप कहती Okay. हैं, और सेकेंडली उन्होंने मुझे वो स्पेस भी दी कि कोई बात नहीं, हम कभी और मिल लेंगे और आप अभी प्रिपरेशन कीजिए अपनी, और अपने लिए और हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। और वो हुआ भी। जब मैंने उनको बताया तो बहुत ही खुश थे, मेरे से ज़्यादा कई बार मेरे दोस्त खुश थे। तो Okay. कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा हेल्प करी, नॉट जस्ट इन द प्रेपरेशन, ऑल्सो फाइनेंशियली भी हेल्प करी कई बार, कि चलिए ठीक है आपके पास अभी नहीं है, कोई बात नहीं आप लीजिए, कभी और दीजिएगा, ये इस तरह से। तो बहुत मोरल सपोर्ट रहा, फाइनेंशियल रहा, इमोशनल सपोर्ट रहा, सब चीज़ें कह सकते हैं आप। तो दोस्तों को मैं बहुत बड़ा थैंक्स दूंगा इस माध्यम से भी। चलिए, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया और आपने सबसे पहले अपना स्क्रीन पे नाम देखा, तो वो कैसे इमोशंस थे? क्या आपके मन के भाव थे? क्या आपको महसूस हुआ उस वक्त? क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ मैंने कर दिखाया, मैंने दुनिया को दिखा दिया कि आज तक मुझ पे जो सवालिया निशान थे उन सब का मैंने जवाब दिया है? या फिर आप बहुत काम थे, कंपोज थे कि हाँ ठीक है हो गया? क्या रिएक्शन था? मेरे को नहीं लगता कि जिसका भी रिजल्ट आता है वो कभी काम हो पाता है, तो काम तो नहीं था। मैंने भी जी। जैसे ही रिजल्ट आया और मैंने वो पीडीएफ आती है जिसे कहते हैं होली पीडीएफ ऑफ यूपीएससी, तो मैंने जैसे ही वो खोली और अपना नाम सर्च किया, क्योंकि आपने जैसे बताया यूनिक नाम है थोड़ा सा, तो एक ही रिजल्ट था उसमें मेरे नाम का। तो रोल नंबर भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं जिसे कहते हैं कूद पड़ा खुशी से। और फिर सेकंड मोमेंट जब वो सिंक इन किया तो वो आंसू थे, क्योंकि मैंने अपना प्रेपरेशन फेज देखा है, द स्ट्रगल देखा है उसमें जो 2 साल का रहा। और उसके बाद फर्स्ट कॉल मेरी मदर को था, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो कहीं जा रही थी, वो गाड़ी चला रही थी, मैंने बोला प्लीज़ साइड लगा के खुश हुई, गाड़ी चलाते हुए खुश रहना थोड़ा रिस्की है। जी 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 बिल्कुल। तो चलिए, ये तो हुई रिजल्ट की बात, लेकिन इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो मेहनत थी, कितने अटेम्प्ट आपको लगे और कैसे आपने वो पूरा समय निकाला जब आप प्रेपरेशन कर रहे थे? वो कितना क्रूशियल समय था आपके लिए? मैम मेरे को 2 अटेम्प्ट लगे इस Okay. सफलता तक पहुंचने में, और समय काफ़ी लगा, मतलब 2 साल जिसे कह सकते हैं। मैंने 2022 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और 2024 वाला जो यूपीएससी का एग्ज़ाम था उसको मैंने क्रैक कर पाया। जी। तो 2 साल लगे। हालांकि जो प्रेपरेशन फेज़ थे उसमें मैंने जस्ट यूपीएससी नहीं किया, मैंने और भी एग्ज़ाम दिए एलाइड, जिससे कि मुझे जी। एक पोजीशन सिक्योर हुई और सिक्योरिटी रही दिमाग में, जिससे कि मैं यूपीएससी में अच्छे से ध्यान लगा पाऊँ। जी, तो वो कौन सा एग्ज़ाम था जो आपने इसके साथ दिया और जिसमें आपने क्वालिफाई किया? उसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। बिल्कुल मैम, क्योंकि जैसे मैंने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट जब मेरा नहीं हुआ था क्वालिफाई, तो मुझे जी। ये था कि यूपीएससी क्योंकि एक थोड़ा अनसर्टेन एग्ज़ाम है और रिजल्ट गारंटीड नहीं है, तो ओके। मैंने ट्राई किया कि मैं जो यूपीएससी ही दूसरे एग्ज़ाम कराती है, जैसे जी। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्ज़ाम है, जो कि ओके। ग्रुप ए, ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस है अब। तो उसका मैंने एग्ज़ाम दिया और फॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ भी सिलेक्शन। उसका भी सेम फेज़ होता है, 3 फेजेस में होता है, प्री, फिर फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू ओके। होता है उसका भी। तो मैंने वो दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी में मेरे को सिलेक्शन मिला। और मेरी जॉइनिंग थी एक्चुअली जब मेरा रिजल्ट आया उससे एक दिन ओके। पहले। तो ओके। अब हालांकि ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी मैं बहुत प्राउड था कि मैंने उस एग्ज़ाम को, क्योंकि वो भी काफ़ी कंटेस्टेड एग्ज़ाम है और बहुत सारे लोग देते हैं, तो उसमें अपना एक रिजल्ट ला पाया, तो सिक्योरिटी थी दिमाग में कि मैं कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक। तो क्या ये सिक्योरिटी ने आपको हेल्प किया कि हाँ मेरे पास एक बैकअप है, तो मैंने उस दिन अपने एग्ज़ाम में पूरा जान लगा के पेपर लिखा? क्या ऐसा हुआ? या फिर अगर किसी के पास कोई बैकअप नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा दबाव में उस एग्ज़ाम को लिखता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ उसके रिजल्ट को ख़राब करती है? बिल्कुल मैम, प्रेशर होता ही है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं विदाउट एनी बैकअप, तो आपको हेल्प करेगा कि अगर आप एक बैकअप रखें अपने साथ, क्योंकि अनसर्टेन एग्ज़ाम है, मैंने पहले भी बताया, तो आपको नहीं है श्योरिटी कि आपका क्रैक होगा ही होगा। तो अगर आप एक बैकअप रखते हैं और एक अच्छी सर्विस जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट इन आईटीबीपी की सर्विस है, तो वो आपके एक दिमाग में सिक्योरिटी देती है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो आपके पास एक अच्छी सर्विस अभी भी है, तो जी। आप उस पर फॉल बैक कर सकते हैं बाद में भी। ओके। तो ये जो बैकअप आपका था, इसके अलावा भी आप प्रेपरेशन कर रहे थे, तो क्या इसके दौरान जो सारे प्रोसेस थे इस जॉब के, उन्होंने आपको कहीं इस पे अफेक्ट किया आपकी प्रेपरेशन में कि आज उस जॉब के लिए ये सारे प्रोसेस हैं तो इधर जाना है उधर जाना है, तो क्या वो प्रेपरेशन के बीच में कहीं आए, परेशान किया उन्होंने आपको? नहीं मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं उस प्रेपरेशन के फेज़ में अपने आप को मतलब डिस्ट्रैक्ट कर पाऊँ इन जॉब रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ को लेकर। Okay. क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो अराउंड 1 ईयर का टाइम देती हैं और सफिशिएंट टाइम देती है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कीजिए और Okay. सारी चीज़ें कर, क्योंकि मेजरली डॉक्यूमेंट रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो जी, आप जी। वो कुरियर से या किस तरह से भी आप कर सकते हैं कंप्लीट, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई या मतलब मेरे को अफेक्ट नहीं किया, रादर वो सिक्योरिटी रही कि आप कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक। ओके। अभी अगर आप जो सिलेक्शन के बाद आपने आगे फ्यूचर किस डिपार्टमेंट में जाने का सोचा है और कौन कौन से उस डिपार्टमेंट में ऐसे बदलाव है जो आप देखना चाहेंगे या करना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं, क्योंकि ओके। मेरी फैमिली उससे रिलेटेड भी है और मैंने देखा है उनका काम कि किस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है। जी। तो एजुकेशन वो एक सेक्टर है या एक डिपार्टमेंट है ओके। जिसमें मैं अपना योगदान देना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे दे सकूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत करीब से कि एजुकेशन जो है वो भारत में बदलाव ला सकता है। और एक जो सेक्टर है जिससे आप चाहते हैं कि जो अपनी नई पीढ़ी है उसमें कुछ बदलाव आ सके और भारत जिसे कहते हैं विश्व गुरु बन पाए 2047 तक, तो और विकसित भारत का जो संकल्प है हमारा वो कंप्लीट हो पाए, तो वो एजुकेशन एक ज़रिया है जिससे आप कर पाएंगे। स्किलिंग है, एजुकेशन है, तो इन डिपार्टमेंट में अपना योगदान देना चाहूँगा। चलिए, आपकी प्रिपरेशन में आपकी फैमिली का क्या योगदान रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि परिवार हम सभी जानते हैं कि हमारी एक सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है जो हमें जोड़े रखती है अपने आप से भी और परिवार से भी। तो परिवार ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया इस पूरी प्रिपरेशन में, इन 2 सालों में क्या योगदान रहा आपकी फैमिली का? मैम, मेरे को लगता है फैमिली जो है उसका सबसे बड़ा सपोर्ट या पिलर था मेरे लिए वो, क्योंकि मेरी मदर एक सिंगल मदर हैं, क्योंकि मेरी फादर ओके। की 2017 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में डेथ हो गई थी। तो उसके ओके। बाद से उन्होंने ही मेरा जिसे कहते हैं बोथ पेरेंट्स का रोल निभाया और मुझे बताया हमेशा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मेरे तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे को सपोर्ट करूँगी चाहे कुछ भी हो। तो वो एक सिक्योरिटी थी और माँ का आशीर्वाद या सपोर्ट जिसे कह सकते हैं, दोनों थे। तो साथ ही साथ मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो नाना जी हैं, उन्होंने मुझे ओके। हमेशा बहुत सपोर्ट किया मेंटली, इमोशनली, कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, आज नहीं तो कल तू करेगा इसको क्रैक। तो उनका भी सपोर्ट था। मेरी और भी जो फैमिली है, मासी मामा, सारे जो फैमिलीज हैं, उन्होंने सबने कभी ये नहीं बोला, जैसे बोलते हैं ना डाउट करते हैं फैमिली वाले जी कई जी। बार कि तुम्हारा होगा नहीं होगा क्या पता, शायद तुम नहीं बने हो इसके लिए। उन्होंने आज तक ये नहीं बोला, बोला तुम बने हो और आज नहीं तो कल तुम कर लोगे। जी। फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं। तो इसके अलावा जब कभी यूपीएससी की बात आती है ना, तो अटैम्प्ट्स बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे लोगों को कई सारे अटैम्प्ट्स लग जाते हैं, उसके बाद भी उनका क्वालिफाई नहीं होता। तो आपको लगता है क्या वो गलती है जो लोग करते हैं, जो बाकी सारे बच्चे करते हैं, जो सेलेक्ट नहीं हो पाते, और जो सेलेक्ट होते हैं वो क्या वो सही काम करते हैं जिसकी वजह से वो सेलेक्ट हो जाते हैं? तो कहाँ ऐसे मिस्टेक्स रह जाती हैं छोटी छोटी जो कि हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? मैम, इसके आई थिंक दो आंसर्स हो सकते हैं। एक तो कुछ चीज़ें होती है मेंटल होती हैं और कुछ चीज़ें ओके। होती है जो आप एफर्ट में कमी रखते हैं। अगर आपने एफर्ट में कमी रखी है जिसका भी नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो वो जी। आपको पता है कि आप एफर्ट अगर ज़्यादा करेंगे और आपने कहीं भी कोताही बरती है जो भी है, अगर आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे, अपने लूप होल्स को प्लग कर पाएंगे, तो आपकी जो एफर्ट में कमी है वो सुधरेगी और आपकी रैंक आ सकती है। अगर मेंटल एस्पेक्ट में कमी है कि आप प्रेशर नहीं झेल पाते हैं एग्जाम का, तो आपको मेंटल स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। और आई थिंक ये बहुत ही कम डिस्कस टॉपिक है इंडिया में, जी। स्पेशली जो मेंटल हेल्थ की बात होती है। आप बिल्कुल। किसी की हेल्प लीजिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है और सभी लोग लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हेल्प लीजिए। प्लीज़ कतराइए मत उससे कि आपको किस तरह से देखा जाएगा सोसाइटी में। आप उन चीज़ों पे ज़्यादा ना फोकस करके अपनी खुद की हेल्प कीजिए और मेंटल हेल्थ सपोर्ट लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है आपको। क्या आपको कभी ज़रूरत पड़ी मेंटल सपोर्ट की, या आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ट्राई करी जैसे मेडिटेशन है, योगा है, या अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा अच्छी चीज़ इनकलकेट करी जो आपको प्रेशर झेलने में मदद करे, या फिर आप स्पिरिचुअल हो गए, थोड़े से धार्मिक हो गए? क्या ऐसी कुछ चीज़ें हुई आपके साथ? बिल्कुल मैम, मैं धार्मिक हुआ, बिल्कुल मैंने स्पिरिचुअलिटी का रोल था। मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो उनसे भी मुझे वो इम्बाइब होता है कि मैं स्पिरिचुअल रहूँ। हम मंदिर जाना या मेडिटेट करना और इन चीज़ों में फोकस रहा। मेरी फैमिली से भी हमेशा सपोर्ट मिला इन चीज़ों को लेकर। तो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज हेल्प। मैंने हमेशा बिलीव किया है कि एक एनर्जी है जो आपको हेल्प करती है और वो आपको आगे भी बढ़ाएगी अगर आप अच्छे से अपना एक कंडक्ट अच्छा रखेंगे। राइट पर्सनैलिटी, राइट कंडक्ट विल हेल्प यू एस दिस एग्जाम। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी ने हेल्प किया और वो मैंने बताया जैसे एक्सरसाइजेज हैं, मेंटल हेल्थ सपोर्ट है, जी। वो सारी चीज़ें मैंने भी हेल्प ली और मेरा भी काम उससे बना। जी। यूपीएससी के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बदलना चाहेंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई लूप होल्स नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो आप बदलना चाहेंगे तो वो क्या चीज़ हो सकती है? एक
आई थिंक परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है, एक सिस्टम जो है वो जी। परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है, उसमें कांस्टेंट अमेंडमेंट्स आते हैं, उसी से ही वो बेहतर होता है। बट यूपीएससी जैसी संस्था जो आज तक कभी शक के घेरे में नहीं आई है, क्योंकि बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव की ज़रूरत है। हालांकि एग्जाम स्ट्रक्चर में बदलाव ज़रूर हो सकता है, जहाँ पे थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा और थोड़ी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड भी हो सकती है, जिससे कि जो 1 साल का पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा कट डाउन करके अगर 6 महीने या 8 महीने में हो पाए तो एस्पिरेंट्स को हेल्प होती है, जिससे कि अगर मान लो उनको नहीं करना है यूपीएससी आगे परस्यू, तो वो कुछ और करियर ऑप्शन में अपना देख पाएँ और मतलब उसमें प्रोग्रेस कर पाएँ। जी, अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या एक आप उसको ये कहना चाहेंगे कि अपनी लाइफ में बैकअप हमेशा रखना, या फिर आप उसको ये कहना चाहेंगे कि आप हमेशा फुल ऑन 100 सोचकर सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कीजिए? मैम उसके दोनों मतलब दोनों ओपिनियंस हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं आप 100% कीजिए, बट मैं बिलीवर हूँ कि एक बैकअप होने से एक सिक्योरिटी मिलती है इंसान को। अगर जी। बैकअप है आपके पास, ट्राई कीजिए कि वो बैकअप परस्यू करके और साइड बाय साइड आप प्रिपरेशन कीजिए। हालांकि जब आप साइड बाय साइड भी कर रहे हैं तो अपना 100% दीजिए। अगर आप वो 2 घंटे भी दे रहे हैं तो 100% दीजिए, जिससे कि आप ये मान पाएँ कि आपने एफर्ट में कोई कमी नहीं रखी। हालांकि होना ना होना वो आपके हाथ में कई बार नहीं होता है, अनसर्टेन एग्जाम है जैसे मैंने बताया, बट आप एफर्ट में कोई कमी नहीं रखी है। बाकी जिसे बोलते हैं एक एनर्जी है, वो आपको हेल्प करेगी। तो कितने घंटे क्रूशियल पढ़ाई आपको करनी चाहिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि शेड्यूल की जब कभी बात आती है तो हर बच्चे का क्राइटेरिया अलग अलग होता है और इसके लिए बहुत सारी बातें होती है कि कोई 14 घंटे पढ़ता है, कोई 12 घंटे पढ़ता है। तो कितने घंटे का समय, इफेक्टिव समय आपको देना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो? आपने जैसे बताया, जो लास्ट बात बोली इफेक्टिव समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब मैंने कभी इस चीज़ में बिलीव नहीं किया कि मैं 12 घंटे पढूं या 8 घंटे पढूं या 6 घंटे पढूं। मैंने ट्राई किया कि अगर मैंने कुछ ही कोई टारगेट बनाया है अपना दिन का, तो वो कंप्लीट हो पाए, चाहे अब वो 10 घंटे लगे उसमें, चाहे वो 15 घंटे लग रहे हैं, या फिर वो 2 घंटे में ही कंप्लीट हो गया है। तो अगर मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है तो मैं फिर पढ़ाई को साइड रख के और अपनी हॉबी मैं परस्यू करूँगा, या अपनी फैमिली से बात करूँगा, या जो भी मुझे दिनचर्या के काम होते हैं वो कर सकता हूँ। बट अगर मेरा टारगेट नहीं हुआ है कंप्लीट, तो मैं पहले वो फोकस करूँगा और उसी के बाद दूसरी एक्टिविटीज़ करूँगा। तो वो टारगेट अगर आपका कंप्लीट हो रहा है, आप उस पर फोकस कीजिए ज़्यादा। चलिए, तो एक आखिरी एडवाइस जो आप सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? एस्पिरेंट्स एक शब्द ही अपने आप में इतना बड़ा है, यूपीएससी आगे जो लग जाए तो बात बन जाती है। फिर भी सारे एस्पिरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, एक होल सोल एडवाइस कि हाँ आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जो एडवाइस मैंने भी अपने आप को दी थी, अपने आप को हमेशा बोलिए ये चीज़ कि आप बिलोंग करते हैं उस जगह पे। अगर आप ये अपने आप को कहते हैं तो आपकी एक मेंटली एक फ्रेमवर्क बनता है कि नहीं आप कर सकते हैं और आप कर ही लेंगे। मैंने अपने आप को बोला कि आई बिलोंग हियर, और चाहे कुछ भी हो हारूंगा नहीं, अपना बेस्ट दूंगा, और बाकी भगवान पे छोड़ दिया कि देख लीजिए भगवान अब जो होता है। मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, तो हारे नहीं और गिव अप नहीं करना है, बस करती रहिए और हो जाएगा। मैं जानता हूँ जिसका भी मतलब जो भी एस्पायर कर रहा है बनने के लिए। तो चलिए, अंत में निष्कर्ष इस बात का सिर्फ यही निकला है कि कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज हमारी ये बातचीत रिदम कटारिया ऑल इंडिया रैंक 370 के साथ बेहद अच्छी लगी होगी और आपने अपने लिए एक रास्ता चुन लिया होगा। धन्यवाद।